हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आपका आज का दिन शानदार हो और लाइफ में आपके जो भी गोल्स और टारगेट हैं आप उनको सक्सेसफुली अचीव करें। बढ़ते पिछले 24 घंटों की सबसे इंपॉर्टेंट टॉप 5 अपडेट्स की तरफ। आज की पहली अपडेट आ रही है फूड आइटम्स के इंपोर्ट को लेकर, यानी कि जो फूड आइटम्स हम दूसरी कंट्री से परचेज करते हैं। आपको याद होगा भी कुछ ही महीने पहले भारत की मसाला कंपनीज की क्वालिटी को लेकर एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई थी। सिंगापुर और हांगकांग ने MDH और एवरेस्ट मसाला कंपनीज के मसालों के ऊपर क्वालिटी कंसर्न्स के कारण बैन लगा दिया था। अब रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि सिंगापुर और हांगकांग की तरह ही फूड आइटम्स के इंपोर्ट के ऊपर भारत की सरकार भी काफी सख्ती से अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशंस का पालन करती है। न्यूज निकल कर आ रही है कि पिछले 2 सालों के दौरान भारत ने विदेशों से इंपोर्ट होने वाली फूड आइटम्स के 1500 कंसाइनमेंट्स को रिजेक्ट करके वापस उनके देश भेज दिया था। न्यूज के मुताबिक साल 2022 से 23 वित्त वर्ष में 1000 कंसाइनमेंट्स वापस भेज दिए गए थे, जबकि साल 2023 से 24 वित्त वर्ष में 550 से भी ज्यादा कंसाइनमेंट्स को वापस भेज दिया गया था। फूड आइटम्स के सारे कंसाइनमेंट्स जब भी फॉरेन कंट्री से शिप्स के थ्रू इंडियन पोर्ट्स के ऊपर पहुंचते हैं तो भारत की फूड रेगुलेटरी बॉडी यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया पोर्ट्स के ऊपर ही उनकी चेकिंग करती है और ये सुनिश्चित करती है कि सभी फूड आइटम्स अच्छी क्वालिटी की हो, उनके अंदर मिलावट ना हो और वो आउटडेटेड यानी कि एक्सपायर्ड ना हो। और जो कंसाइनमेंट्स इस टेस्ट में फेल हो जाते हैं उनको फिर भारत के अंदर ही एंट्री नहीं मिलती है और वापस से उसी देश भेज दिया जाता है जहाँ से वो आते हैं। जो फूड आइटम्स भारत के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के कारण रिजेक्ट करके भेजी जाती हैं उनमें से मेजर फूड आइटम्स हैं चीज, आलमंड्स यानी कि बादाम, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, विस्की, डेट्स, एप्पल, कॉफी, मीट, सी फूड और चॉकलेट्स। जब हम इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहे थे तो हमें पता चला कि भारत दुनिया के 100 से ज्यादा देशों से फूड आइटम्स को इंपोर्ट करता है। इसके साथ ही भारत में तकरीबन 12 मेजर और 2017 नॉन मेजर पोर्ट्स हैं। इनमें से केवल 100 पोर्ट हैं जहां पर फूड आइटम्स की एंट्री की परमिशन है। क्योंकि होता क्या है कि जब भी पोर्ट के ऊपर फूड आइटम्स आती हैं तो उनकी अलग अलग करके टेस्टिंग होती है। अब क्योंकि सभी पोर्ट्स के ऊपर टेस्टिंग लैब सेटअप करना और इतने ज्यादा रिसोर्सेज लगाना ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए भारत सरकार ने कुछ ही पोर्ट्स के ऊपर फूड आइटम के कंसाइनमेंट्स अनलोड करने की परमिशन दी है और बाकी पोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। जिन भी भारत के पोर्ट्स को फूड आइटम को इंपोर्ट करने की इजाजत है वहां पर फूड आइटम्स की प्रॉपर टेस्टिंग के बाद ही कंसाइनमेंट्स को क्लियरेंस मिलती है, वरना जो खराब क्वालिटी की या फिर कंटामिनेटेड फूड आइटम्स होती हैं उनको रिजेक्ट करके वापस भेज दिया जाता है। और रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि जो फूड आइटम्स रिजेक्ट करके वापस भेजी जाती हैं उनमें से अमेरिका और यूरोप के बड़े बड़े देश भी शामिल हैं। डिफरेंस बस ये है कि जब भारत इस तरह की फूड आइटम्स को रिजेक्ट करता है तो हम उसका दुनिया भर में ढिंढोरा नहीं पीटते हैं। किसी भी देश के सेलर या एक्सपोर्टर की गलती के कारण पूरे देश को बदनाम नहीं करते हैं और इस तरह की चीजें तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स में नॉर्मल होती हैं। लेकिन जब भी भारत का कोई मसाला, कोई मेडिसिन या कोई छोटी मोटी आइटम रिजेक्ट होती है तो ना सिर्फ भारत बल्कि ग्लोबल न्यूज चैनल्स के लिए बड़ी हेडलाइंस बन जाती हैं और भारत के गुड्स के खिलाफ एक पूरा कैंपेन चलाया जाता है। MDH और एवरेस्ट मसाला इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल है और पिछले साल तो भारत की मेडिसिन को लेकर भी ऐसा ही कैंपेन चला था। आज की सेकंड अपडेट आ रही है भारत और चाइना को लेकर। आपको याद होगा कि हमने आपको बताया था कि चाइना के 2 मिलिट्री रिसर्च वेसल्स भारत के ठीक नीचे बे ऑफ बंगाल में एंटर हो गए हैं, वो भी ऐसे समय पर जब भारत ने इस रीजन में एक मिसाइल टेस्ट करने के लिए नोटाम जारी किया था। भारत की सरकार ने जो नोटिस टू एयरमैन यानी कि नोटाम जारी किया था उसकी डेट्स थी 17 जुलाई से लेकर 19 जुलाई तक। लेकिन इस ड्यूरेशन में चाइना के 2 रिसर्च वेसल्स जोंगशान और शांगयांग ये दोनों बे ऑफ बंगाल के ठीक पास उसी रीजन में थे जहां पर भारत ने मिसाइल टेस्ट करने थे। इसलिए भारत ने नया नोटाम जारी किया है और ये मिसाइल टेस्ट अब पोस्टपोन करके 24 जुलाई से लेकर 26 जुलाई के बीच होंगे। भारत ने जो नोटाम जारी किया है वो 220 किलोमीटर का है और माना जा रहा है कि भारत अपनी एक एयर टू एयर मिसाइल्स को इस बीच टेस्ट करने जा रहा है, जो कि किसी भी देश के फाइटर जेट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि जब फ्लाइट के दौरान 2 फाइटर जेट्स के बीच डॉग फाइट होती है या फिर एनिमी की हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स, रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट या फिर किसी और फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को निशाना बनाना होता है तो उसके लिए फाइटर जेट्स यही एयर टू एयर मिसाइल्स को ही फायर करते हैं, इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए एयर टू एयर मिसाइल्स की कैपेबिलिटीज और उनकी रेंज किसी भी देश के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है, जिसके चलते भारत ने फिलहाल के लिए ये मिसाइल टेस्ट पोस्टपोन कर दिया है ताकि 24 से 26 जुलाई तक चाइना के दोनों रिसर्च वेसल्स इस नोटाम वाली रेंज से काफी दूर चले जाएं और फिर भारत ये मिसाइल टेस्ट करेगा। नोटाम यानी कि नोटिस टू एयरमैन ये एक तरह का सर्कुलर होता है जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज और शिपिंग अथॉरिटीज को जारी किया जाता है। नोटाम में एयर स्पेस और समुद्र के उस रीजन को मार्क किया जाता है जहां पर मिसाइल टेस्ट करना होता है, ताकि उस समय यानी कि उस ड्यूरेशन में वहां पर कोई भी प्लेन या फिर शिप प्रेजेंट ना हो। और ये नोटिस कई दिन, हफ्ते या महीनों पहले भी जारी कर दिया जाता है ताकि उस एग्जैक्ट डेट के दिन उस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर कोई भी प्लेन या शिप प्रेजेंट ना हो। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि एक्सीडेंट की संभावना ना हो। एयरलाइंस और शिप्स नोटाम की अवधि के दौरान अपना रूट बदल देते हैं और उस रीजन को अवॉइड करते हैं। आज की थर्ड अपडेट आ रही है भारत और ओमान को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि ओमान के तट के पास प्रेस्टीज फॉल्कन नाम का एक ऑयल टैंकर शिप
एक एक्सीडेंट में अचानक से पलट गया था। इस घटना के समय इस ऑयल टैंकर शिप के ऊपर 16 क्रू मेंबर्स थे। इनमें से 13 भारतीय थे और 3 श्रीलंका से थे। अब क्योंकि ओमान के पास नेवल रिसोर्सेज काफी कम है और इस तरह की सिनेरियो से डील करने का ओमान को कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, इसलिए ओमान की सरकार ने न्यू दिल्ली में कॉन्टैक्ट करके भारत सरकार से मदद मांगी और भारत सरकार ने एनएस तेग नाम की नेवल फ्रिगेट और मार्कोस कमांडो और उसके साथ ही मैरीटाइम पेट्रोल एंड रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट बोइंग पोसाइडन P-8I को ओमान में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए तुरंत भेज दिया। अब क्योंकि ओमान भारत से ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए इंडियन नेवी भी वहां पर तुरंत पहुंच गई और रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। इसी रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर न्यूज निकल कर आ रही है कि इंडियन नेवी ने 16 में से 9 क्रू मेंबर्स की जान बचा ली है। एक क्रू मेंबर की बॉडी मिली है, जबकि 6 अभी भी लोकेट नहीं हो पाए। जो 9 क्रू मेंबर्स रेस्क्यू किए गए हैं उनमें से 1 श्रीलंका से है और बाकी 8 इंडियन है। बॉडी किस क्रू मेंबर की मिली है, यानी वो कौन से देश से था, ये तो खैर अभी पता नहीं चला है, लेकिन अभी भी 6 क्रू मेंबर्स लापता है और उनको ढूंढने की लगातार कोशिश की जा रही है और ये ऑपरेशन इंडियन नेवी की मदद से अभी भी जारी है। आज की 4th अपडेट आ रही है भारत के टेक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि टाटा ग्रुप ने अपनी सेमीकंडक्टर यूनिट के लिए असम को चुना है। न्यूज आ रही है कि पिछले कल टाटा ग्रुप ने असम की गवर्नमेंट के साथ 170 एकड़ की जमीन को लेकर एक डील साइन की है। असम की मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट के जागीरो टाउन में टाटा ग्रुप अपना सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वहां पर सेटअप करेगा और इस सेमीकंडक्टर प्लांट पर टोटल 27,000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट होगी, जो कि कन्वर्ट करने पर $3.25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट बनती है। टाटा की सेमीकंडक्टर प्लांट से यहाँ पर 30,000 जॉब्स जनरेट होंगी। वैसे नो हिट फॉर गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर कर्नाटका, लेकिन खुशी की बात यह है कि ये सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट असम में जा रहा है और टाटा ग्रुप ने नॉर्थ ईस्ट को सिलेक्ट किया है, वरना सारी डील्स यही 3-4 स्टेट्स ले जाती थी और बाकी स्टेट्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ ही नहीं रही थी। अब इससे देश की ओवरऑल डेवलपमेंट करने में काफी मदद मिलेगी। टाटा ग्रुप का कहना है कि वो इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का पहला फेज अगले साल 2025 के मिड में यानी जुलाई से अगस्त के आसपास कंप्लीट कर लेंगे और फिर पहले फेज में यहाँ पर चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगी। टाटा ने ये लैंड असम गवर्नमेंट से 60 साल की लीज पर ली है। आज की 5th अपडेट आ रही है अमेरिका से। दरअसल रिसेंटली जो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अमेरिका में एक स्नाइपर अटैक हुआ था, उसको लेकर अमेरिका के यूएस नेशनल सिक्योरिटी ऑफिस ने स्टेटमेंट में कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर स्नाइपर अटैक से कुछ ही दिन पहले उनको ये इंटेल मिला था कि ईरान की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करवाने की कोशिश की जा सकती है और डोनाल्ड ट्रंप को ईरान से खतरा है, यानी कि इस असैसिनेशन अटेम्प्ट के पीछे ईरान का भी कोई एंगल हो सकता है। हालांकि अमेरिका की सिक्योरिटी एजेंसीज के पास ये सबूत नहीं है कि 20 साल के जिस लड़के ने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमला किया था उसका ईरान के साथ क्या लिंक है। वहीं पर अमेरिका के आरोपों को ईरान की सरकार ने सीधा से रिजेक्ट कर लिया है और कहा है कि अमेरिका उनके ऊपर झूठे आरोप लगा रहा है। आपको याद दिला दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की न्यूक्लियर डील को रद्द कर दिया था, ईरान के ऊपर कई सारे सैंक्शंस लगा दिए थे और ईरान के क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट के ऊपर भी बैन लगा दिया था, जिसके बाद ईरान आज की डेट में अपना खुद का क्रूड ऑयल भी दूसरे देशों को नहीं बेच पाता है। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में ही अमेरिका और ईरान के रिश्ते इतने ज्यादा खराब हुए थे, इसलिए अमेरिका की सिक्योरिटी एजेंसीज अब ईरान एंगल की बात कर रही हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि इस अटैक में ईरान का हाथ हो सकता है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इस तरह की लेटेस्ट न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।